नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष पुनः 30 कदम 2.0 सीरीज़ के इतिहास विषय को लेकर के। और आज हम हमारे 21वें सेशन पे बढ़ने वाले हैं, 21वें टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम में, खास करके पीएससी वगैरह में। तो बस आज उसी टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो 5 और या कहीं कहीं पे 6 आपको कंपनियां मिलेंगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उन 30 प्रश्नों पर उसको पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, तो यूरोपियन कंपनियों का आगमन में आज का जो पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है, वो हम उठाते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से पॉइंट स्टेटमेंट वाइज लिए गए हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, तो बस उसको आप ध्यान से पढ़िएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों के आगमन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। पहला, वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट इन 1498 सीई। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है। हमको बहुत अच्छे से याद है कि 1498 में ये कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था। दूसरा, वह केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा। ही रीच्ड इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आपको पता है कि ये जो अफ्रीका वाला एक कॉन्टिनेंट है, इधर पे भारत है, ठीक, और यहाँ से यूरोप वाला जो हिस्सा है वो यहाँ से होकर के केप ऑफ गुड होप, ये इससे वो कहते हैं, ये वाला हिस्सा केप ऑफ गुड होप, और फिर यहाँ से ये वाला हिस्सा कालीकट। ठीक है, और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा, उसे कालीकट के जमोरिन ने तुरंत व्यापारिक एकाधिकार दे दिया था। द जमोरिन ऑफ कालीकट इमीडिएटली ग्रांटेड हिम एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सच उसको कोई भी व्यापारिक अधिकार वगैरह नहीं मिला था। वो सिर्फ आया, कुछ सामान लेके यहाँ से गया और पुर्तगाल जाकर उसको वापस बेचा था। ठीक है, तो यहाँ 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? पुर्तगालियों के प्रारंभिक व्यापारिक उद्देश्य के संदर्भ में रिगार्डिंग द इनिशियल ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पोर्तुगीज। फर्स्ट, मसालों का व्यापार उनका मुख्य उद्देश्य था। स्पाइस ट्रेड वॉज देयर मेन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे पुर्तगाली बेसिकली किस चीज़ के लिए आए थे? मसाला, स्पाइसेस के लिए। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, वे भारतीय व्यापार को मुस्लिम व्यापारियों से छीनना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू रेस्ट इंडिया ट्रेड फ्रॉम मुस्लिम मर्चेंट। अब जो भारत में मुस्लिम मर्चेंट थे, यानी कि जो अरब और तुर्की व्यापारी थे, अरब तुर्की व्यापारी, वो भारत के अरब सागर वाले इलाके में और हिंद महासागर वाले इलाके में बहुत अच्छे खासे तरीके से जमे हुए थे, और अगर पुर्तगालियों को यहाँ पर ट्रेड करना था तो उनको हटा करके वो ट्रेड कर सकते थे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और तीसरा, उनका दृष्टिकोण पूर्णतः उपनिवेशवादी था। अब ये उनका दृष्टिकोण जो था वो प्रारंभिक व्यापारिक उद्देश्य के अगर बारे में बात की जाए तो यहाँ पर उनका व्यापारिक उद्देश्य उपनिवेशवादी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर केवल व्यापार करना उद्देश्य था उनका, यहाँ पर साम्राज्य विस्तार करना उनका उद्देश्य नहीं था प्रारंभिक समय में। ठीक है, तो देयर अप्रोच वॉज इंटायरली कॉलोनियल। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला और दूसरा करेक्ट है। तो यहाँ पर फिर अगेन बी जो है वापस से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पॉलिसी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की जो नीति थी उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसने नीली जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ही अडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। ये नीली जल की नीति को क्या बोलते हैं? और शांत नीले जल की संधि भी कहा जाता है। शांत नीले जल की संधि भी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, उसी ने स्टार्ट करी थी उसको। उसका उद्देश्य समुद्र में शांतिपूर्ण पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करना था। His objective was to establish Portuguese dominance at sea in peacefully। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, शांतिपूर्ण नीति थी। तो सीधे सीधे वो भारत में
जो पूरा कोस्टल एरिया है, खास करके अरब सागर, हिंद महासागर, वहां पर उसका एक पूरा एम्पायर जमाना चाहता था शांतिपूर्ण तरीके से। तीसरा, उसने भारत में व्यापक स्थल रहित साम्राज्य बनाया। तो या उसने इस प्रकार का कोई भी साम्राज्य आधारित स्थल जो है वो नहीं बनाया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1 और 2 फिर से सही है, तीसरा वाला वापस गलत हो जाएगा और अगेन ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन नंबर 4। अल्बुकर्क के बारे में क्वेश्चन है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के शासन के संदर्भ में उसने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई। ही मेड गोवा द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज इंडिया। तो उसने क्या गोवा को राजधानी बनाई थी? तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसने गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के सुल्तान। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। और इस गोवा को नीनो डी कुन्हा ने अपनी राजधानी बनाई थी पुर्तगालियों की। तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, उसने भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों के विवाह को प्रोत्साहित किया। ही इनकरेज्ड पोर्तुगीज मैरिज टू इंडियन वुमेन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, उसने महिलाओं से ज़्यादा संबंध बनाने का लोगों को प्रेरित किया, पुर्तगालियों को, ताकि वहाँ पर उनको लोकलाइज माना जा सके और वहाँ पर उसको ट्रेड करने में और थोड़ा आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, और तीसरा, उसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक तो कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो 2 और 3 करेक्ट है, पहला वाला गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर आप 2 और 3 ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित यूरोपियन शक्तियों के आगमन का सही क्रम चुनिए। अब यहाँ पर आपको अलग अलग यूरोपियन कंपनीज भारत में आते हुए दिखेंगे और उनका आपको क्रम जमाना है। तो पहला है डच, यहाँ पर 4 ही हैं, आपको अंग्रेज उसके नाम नहीं है, सॉरी पुर्तगालियों के नाम तो है। ठीक है, ये बेसिकली 1498 के आसपास आए थे। ठीक है, डच जो थे वो, अंग्रेज तो लगभग 1600 में आए थे। फ्रांसीसी जो है 1661 के आसपास आए थे और ये आए थे लगभग 1502 के अराउंड आए थे डच। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे 2, उसके बाद फिर डच 1, उसके बाद फिर अंग्रेज 4 और उसके बाद फिर 3 फ्रांसीसी। 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 हमारे पास बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, और ये 5वां क्वेश्चन में आंसर आप बी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया था भारत में? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, उसके बाद फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनमार्क और फिर अंत में फ्रांस। और कहीं कहीं पे स्वीडन को लिया जाता है 6 नंबर पर, कुछ समय के लिए वो आए थे, तो उनका कोई आने का इम्पैक्ट तो रहा नहीं भारत में, इसलिए उसको गिना नहीं जाता, लेकिन अगर कभी आ जाए तो स्वीडन को 6 नंबर पर आप याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे अंत में भी कौन गया था? पुर्तगाली ही भारत से वापस गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कार्ड्स प्रणाली के संदर्भ में कार्ड सिस्टम के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन दिया गया है। कार्ड सिस्टम पर ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहला, यह पुर्तगालियों द्वारा जारी समुद्री पास प्रणाली थी। इट वॉज अ मैरीटाइम पास सिस्टम इशूड बाय द पोर्तुगीज। तो ये क्या एक पास सिस्टम थी? बिल्कुल। ठीक है, उस एरिया में, अरब सागर और हिंद महासागर के एरिया में जो भी ट्रेड करता था उसे इनसे पास देना पड़ता था ट्रेड करने के लिए। इवन मुगलों तक को इनसे पास लेना पड़ता था। ठीक है, अकबर ने खुद इससे पास लिया हुआ था। इसका उद्देश्य हिंद महासागर व्यापार को नियंत्रित करना था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हिंद महासागर अरेबिक ओशन दोनों, है ना। यह भारतीय व्यापारियों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। अब ये पास सिस्टम भारतीयों के लिए तो उतनी कोई लाभकारी सिद्ध हुई नहीं, क्योंकि इससे लाभ किससे हो रहा था? पुर्तगालियों को हो रहा था, ना कि भारतीय व्यापारियों को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 सही है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए नवाचारों में शामिल थे द इनोवेशंस ब्रॉट टू इंडिया बाय द पोर्तुगीज इंक्लूडेड। क्या क्या इसमें लाए थे वो? तो तंबाकू की खेती बिल्कुल आई थी, छापा खाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस ये भी भारत में यही लेकर के आए थे, आलू और मक्का यही लेकर के आए थे। इसके अलावा बहुत सारे सब्जी लेके आए थे, अनानास लेके आए थे, फल में बात करें टमाटर लेकर के आए थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर के आए थे। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप सी आंसर इनमें से सभी आंसर के रूप में ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुर्तगाली पतन के कारणों में शामिल थे causes of Portuguese decline in India included। फर्स्ट, डच और अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा। अब यहाँ पर पुर्तगालियों के पतन, उनके डिक्लाइन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कारण थे, ठीक है। अब इसमें से पहला जो कारण है, डच और अंग्रेजों से उनकी प्रतिस्पर्धा थी, बिल्कुल थी, और प्रतिस्पर्धी इनसे बहुत ज़्यादा काबिल थे। दूसरा, पुर्तगाल्स रिलीजियस पॉलिसी। अब पुर्तगाल की धार्मिक नीति ये बहुत ही असहिष्णु थे और भारतीयों के जो धर्म थे यानी कि हिंदू और मुस्लिम धर्म उसके खिलाफ काम करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने लोगों को कन्वर्जन का काम भी करते थे। तो यहाँ पर पुर्तगालियों की धार्मिक नीति के कारण भारतीयों ने उनको एक्सेप्ट नहीं करा। और तीसरा, भारतीय शासकों का असहयोग। अब यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट करेक्ट लिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने भारतीय जो शासक थे उनके साथ बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं किया। हालांकि आपको मिलेगा जैसे कृष्णदेव राय ये ऐसे शासक थे जिनकी पुर्तगालियों के साथ अच्छी दोस्ती थी और फादर लुई को इनके पास उसने भेजा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अल्बुकर्क ने इनके पास एक राजदूत भेजा था जो बेसिकली कारखाना से संबंधित उनको परमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे असहयोग जो स्टेटमेंट है वो पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पर, 1, 2, 3 भी ले सकते हैं और 1, 2। इनमें से ज़्यादा जो सत्य होना चाहिए वो 1 ही 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1, 2 एग्जाम्पल मिलता है कि भारत में उनका स्वागत किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको सहयोग करने की ऐसी किसी बात नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 मैं आंसर ले रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्तुगीज इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी इज मेनली बिकॉज। आधुनिक भारतीय इतिहास में पुर्तगालियों का महत्व मुख्यतः इसलिए है। अब इसमें से 4 ऑप्शन है, तो भारत में पुर्तगालियों का महत्व किस लिए था वो आपको बताना है। पहला, उन्होंने भारत में सबसे बड़ा औपनिवेश बनाया, तो ऐसा तो स्टेटमेंट गलत है। बी, वे भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन समुद्री शक्ति थे, दे वर द फर्स्ट यूरोपियन मैरीटाइम पावर टू कम टू इंडिया। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहले आए थे, है ना। तीसरा, उन्होंने मुगल साम्राज्य को नष्ट किया, तो इस प्रकार का तो कोई चीज उन्होंने नहीं करा था। और उन्होंने भारत में औद्योगिकरण किया, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो कुल मिलाकर के एक ही हमारे पास सही है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप ले सकते हैं पहला वाला बी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि वेरिंगडे ओस्टे इंडसे कंपनी के आगमन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, पहला, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1602। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, भारत में डचों का मुख्य उद्देश्य मसालों और वस्त्रों का व्यापार करना था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द डच मेन ऑब्जेक्टिव इन इंडिया वॉज ट्रेड इन स्पाइस एंड टेक्सटाइल। और तीसरा, डचों ने भारत में व्यापक स्थलीय साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। द डच अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश एन एक्सटेंसिव लैंड बेस्ड एम्पायर। तो यहाँ पर डचों ने सिर्फ व्यापारिक काम कर पाए थे, उसके ऊपर वो किसी चीज़ पे नहीं गए थे, खासकर राजनीति में। तो तीसरा स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11,
रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डच एंड इंग्लिश, डचों और अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला, अम्बोयना कांड 1623 ने दोनों के संबंधों को खराब किया। दी अम्बोयना इंसिडेंट डैमेज देयर रिलेशन। अब ये अम्बोयना कांड जो था वो बेसिकली 1623 में कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, जहां पर डच कंपनी ने ब्रिटिशों के बहुत सारे लोगों को मार दिया। मतलब एक पूरा कत्लेआम, एक मैसेकर वहां पर हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें ब्रिटिशर्स, उनके वहां के लोकल लोग शामिल थे। तो ये अम्बोयना कांड के नाम से फेमस है। हालांकि इंडियन हिस्ट्री में बहुत इसका नाम नहीं आता, लेकिन हाँ ये आप याद रखिएगा अम्बोयना कांड में क्या हुआ था। तो डचों ने या डच कंपनी के सिपाहियों ने ब्रिटिशर्स और वहाँ के लोकल्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका मैसेकर किया था, उनका एक नरसंहार वहाँ पर हुआ था। तो इससे दोनों के रिलेशन काफ़ी बिगड़ गए थे। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, डचों को भारत में निर्णायक पराजय 1659 के बेदरा बैटल में हुई। तो यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। 1659 में डचों के साथ बेदरा का बैटल हुआ था, ठीक है, बंगाल में, जहाँ पर ये लोग हार गए थे। इन संघर्षों का मुख्य कारण मसाला व्यापार पर नियंत्रण था। द मेन कॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट वॉज कंट्रोल ऑफ स्पाइस ट्रेड। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। डचों को भी स्पाइस चाहिए था और इनको भी, तो दोनों के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन अवेलेबल है, 1 2 3 तीनों ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारणों में शामिल थे। अब यहाँ पर डचों की असफलता कारण पूछ रहा है। पहला, अंग्रेजों की बढ़ती हुई समुद्र शक्ति। तो अंग्रेज बढ़ रहे थे तो इनको नुकसान तो होगा ही होगा, स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी आर्थिक समस्याएं, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डच कंपनी जो थी वो नुकसान उठा रही थी, आर्थिक घाटे उसको उठाने पड़ रहे थे भारत में। तीसरा, डच कंपनी का सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होना। द डच कंपनी इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सरकारी और पब्लिक सेक्टर की कंपनी होने के कारण डच कंपनी जो थी उसको अपने फैसले लेने में दिक्कतें होती थी, और उसके उलट अंग्रेजी कंपनी जो थी वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, बहुत ही स्मूथ था, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन में डी आपके लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया। अंग्रेजों के भारत में आने के जो संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। पहला, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1600 सी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 1600 में कंपनी स्थापित हुई थी। दूसरा, कंपनी को चार्टर्ड महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। द कंपनी वॉज ग्रांटेड अ चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इनको 15 साल के लिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था। और तीसरा, प्रारंभिक चार्टर में भारत में राजनीतिक शासन की अनुमति थी। द इनिशियल चार्टर परमिटेड पॉलिटिकल रूल इन इंडिया, ये स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ और सिर्फ क्या था, उनको व्यापार का एकाधिकार था, ना कि किसी तरीके से पॉलिटिकल गेन या फिर पॉलिटिकली आप लोग को काम करने का। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, बी ऑप्शन में अवेलेबल है, पहला और दूसरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14। रिगार्डिंग द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया, भारत में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला, यह सूरत में स्थापित करी गई थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी लगभग 1613 के आसपास सूरत में स्टैब्लिश की गई थी। दूसरा, इसकी अनुमति मुगल सम्राट जहांगीर से मिली थी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा, यह अंग्रेजों का पहला स्थायी व्यापारिक केंद्र था। इट वॉज द इंग्लिश फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग सेंटर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन में डी वाला अवेलेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप आंसर ले सकते हैं, तीनों सत्य, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कैप्टन विलियम हॉकिंस के दूतावास के बारे में विचार करें। कंसिडर द एम्बेसी ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस। पहला, वह 1605 में जहांगीर के दरबार में आया।
तो ये हॉकिंस जो था वो भारत में अंग्रेजों के राजदूत के तौर पर आने वाला प्रथम राजदूत था। और वह 1605 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। हालांकि वो आया था अकबर से मिलने के लिए, लेकिन उस समय अकबर की डेथ हो जाती है, तो वो जहांगीर से मिला था, तो बिल्कुल करेक्ट है। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान। इसको फारसी भाषा का बहुत ज्ञान था, तो इससे प्रभावित होकर के जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और तीसरा, उसका मिशन पूर्णतः सफल रहा। हिज मिशन वॉज कंप्लीटली सक्सेसफुल, बिल्कुल गलत। उसको लेना था यहाँ से परमिशन ट्रेड करने के लिए, लेकिन उसको मिला नहीं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो केवल 1 और 2 यहाँ पर अगेन सही होगा, और तीसरा जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। प्रारंभिक अंग्रेजी व्यापार की प्रकृति के बारे में, अबाउट द नेचर ऑफ अर्ली इंग्लिश ट्रेड। शुरुआत में ब्रिटिशर्स जो थे वो किस प्रकार का ट्रेड करते थे, इसके बारे में यहाँ पे सवाल पूछा गया है। पहला, अंग्रेज मसाले से अधिक सूती वस्त्रों में रुचि रखते थे। द इंग्लिश वर मोर इंटरेस्टेड इन कॉटन टेक्सटाइल देन स्पाइसेस। स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। उनका ज़्यादा ध्यान किस में था, सूती वस्त्रों में था। दूसरा, भारतीय वस्त्रों की यूरोपियन में भारी मांग थी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जो भारत के सूती और ऊनी वस्त्र जो थे वो इंग्लैंड के हर घर में मिल जाते थे। तो वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट थे इस बात को लेकर के चिंतित थे कि भारत में बनने वाला कपड़ा अब हर घर में पहुंच चुका है। इवन लोगों के रुमाल तक किससे बन रहे हैं, भारतीय कॉटन से बन रहे थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, अंग्रेज प्रारंभ से ही चाय के व्यापार पर केंद्रित थे। द इंग्लिश वर फोकस्ड ऑन ट्री ट्रेड फ्रॉम द बिगिनिंग। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इंग्लिश जो है वो चाय के व्यापार पर केंद्रित ना होकर के ये बेसिकली इन सारी चीज़ों पर केंद्रित थे, मसाले और खासकर कॉटन पर। चाय पर उनका जो ध्यान था वो बाद में आया था। तो स्टेटमेंट यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार जो है 1 और बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, खैर। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे अंग्रेजों के मिलने के संदर्भ में। बॉम्बे अंग्रेजों को कैसे मिला, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्टेटमेंट पहला है, यह पुर्तगालियों से अंग्रेजों को मिला था। तो पुर्तगालियों से अंग्रेजों को मिला था लगभग 1662 के अराउंड। यह चार्ल्स सेकंड के विवाह का हिस्सा था। अब यहाँ पर चार्ल्स द्वितीय और उनकी जो शादी हुई थी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से, और इसी में दहेज के स्वरूप इनको मिला था बॉम्बे। दहेज के स्वरूप बॉम्बे मिला था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, ये भी दोनों से स्टेटमेंट सही है। अंग्रेजों ने यहाँ एक टकसाल स्थापित किया, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने टकसाल भी स्थापित किया था। ये स्टेटमेंट तीनों सही है। ठीक है, मिंट स्थापित किया था यहाँ पर, मिंट या टकसाल। द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड अ मिंट हियर। ठीक, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना के संदर्भ में, जो मद्रास में किला है और जो शहर है मद्रास, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, इस शहर का संस्थापक फ्रांसिस डे था। द फाउंडर ऑफ दिस सिटी वॉज फ्रांसिस डे, बिल्कुल सही। इनके साथ सहायक के तौर पर एंड्रू कोगन थे। तो एंड्रू कोगन के साथ मिलकर के उन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट या मद्रास की स्थापना करी थी। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसका स्थापना वर्ष था 1639, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1639। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, डी ऑप्शन है ना। कहीं कहीं पे 1640 लिखा होगा तो थोड़ा ऑप्शन देख लीजिएगा। 1639 है एक्चुअल में, 40 कभी कभी ले लिया जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में आपको जमाना है इसको। तो पहला है वास्को डिगामा का कालीकट में आगमन, यानी कि 1698। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत पहुंचना, तो ये लगभग 1498, 1613। डचों द्वारा मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना। एक सेकंड, डचों द्वारा डच कंट्रोल ओवर द स्पाइस ट्रेड। अच्छा, इसको थोड़ा छोड़ते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये हुआ था लगभग 1661-2 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को
एक का एक प्रॉपर डेट जो है नहीं मिलता डच कंट्रोल का ओवर है ना, ओवर दी स्पाइस ट्रेड। तो यहाँ पर अपने पास 3 के डेट तो अवेलेबल है, तो सबसे पहले इस पर तो 1498 ही आएगा, तो पहला वाला, और 3 में पहला है। उसके बाद फिर डच उसके बाद आए थे, तो जाहिर सी बात है कि डच एक के बाद 3 आना चाहिए। ये एक के बाद 3 वाला स्टेटमेंट तो 2 में है, 1 और 2 डी में, और उसके बाद आना चाहिए 1613 वाला हिस्सा, तो यहाँ पर 1 3 2 4 ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला आएगा फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर आएगा डच वाला, थर्ड नंबर पर ये है, और फोर्थ नंबर पर ये। ठीक, तो 1 3 2 4 ऑप्शन में है अवेलेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पहला, अच्छा सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शो द करेक्ट सीक्वेंस एंड पर्पस। तो यहाँ पर पुर्तगाली कंपनी सॉरी यहाँ पर ब्रिटिश यूरोपियंस है और उनके डेट है, उनके उद्देश्य हैं, तो इनमें से कौन सा एक सही है बताना है। पुर्तगाली 1608 में तो नहीं आए थे, स्टेटमेंट गलत है। ठीक, फ्रांसीसी 1500 में तो नहीं आए थे, ये भी गलत है। 16 अभी हमने बात की 1668 में आए थे लोग, 1668 में आए थे। ठीक, ईसाई धर्म के प्रचार का भी इनका उद्देश्य नहीं था, ये तो पुर्तगालियों का था। अंग्रेज 1498 में, ये भी स्टेटमेंट गलत है। और डच वाला स्टेटमेंट करेक्ट ले सकते हो आप, 1605 में आए थे और इनका काम था मसालों का व्यापार करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो 1615-18 के बारे में आपको विचार करना है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंग्लिश एम्बेसडर सर टॉमस रो। पहला, ये हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा। ही अराइव्ड इन इंडिया ऑन अ शिप नेम्ड हेक्टर। तो हेक्टर इसके जहाज का तो नाम नहीं था, ये किसके जहाज का नाम था? हॉकिंस के जहाज का नाम था, तो स्टेटमेंट गलत है। उसके प्रयासों से अंग्रेजों को व्यापारिक रियायतें मिली। ही अराइव्ड इन ही एफर्ट्स लीड टू ट्रेड कंसेशन फॉर द इंग्लिश। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि भारत में इनको व्यापार करने के लिए जो अनुमति थी वो टॉमस रो ने ही प्रदान करवाया था और मुगलों से, और वह मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों का पहला राजदूत था। तो ये पहला राजदूत तो नहीं था, हॉकिंस था पहला। तो केवल 2 गलत है, 2 सही है इसमें, और यहाँ पर सी ऑप्शन में अवेलेबल है केवल 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर है सी, केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में उनकी गतिविधियों के कालानुक्रम में निम्नलिखित संस्थाओं को व्यवस्थित करें। अच्छा, यहाँ पर संस्थाओं के नाम है, कंपनीज के नाम है, और उनके काल के हिसाब से, गतिविधियों के हिसाब से, उनके आने के हिसाब से उनको अरेंज करना है। अब यहाँ पर आप कंपनी का नाम पता होगा किस कंपनी का है, तो आप आराम से बना लोगे। जैसे एस्तोदे इंडिया कंपनी, यह है किसका? डचों का। वेरिंग दे ओस्ते इंडसे कंपनी, सॉरी डचों का नहीं, पुर्तगालियों का, पुर्तगाल। वेरिंग दे ओस्ते इंडसे कंपनी, ये डच कंपनी का नाम है, डच कंपनी थी, VOC। ठीक है, EDI VOC, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ब्रिटिशर्स की है ये। और कंपनी दे फ्रांस देश इंड से ओरिएंटल, ये तो सीधी सीधी बात है, फ्रांसीसी कंपनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आराम से शुरुआत में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई नाम नहीं पता हो कंपनी के, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कंपनी का नाम, सारे कंपनी जो चारों आए थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्रों के संदर्भ में रिगार्डिंग फ्रांस ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। तो यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर्स यानी कि फ्रांसीसियों के केंद्र के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है। पहला, पौंडीचेरी कंपनियों का सबसे प्रमुख केंद्र था। पौंडीचेरी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंच सेंटर, बिल्कुल सही, ये अंत तक वहीं पर टिके हुए थे। दूसरा, चंद्रनगर बंगाल में फ्रांसीसी बस्ती थी। चंद्रनगर वॉज अ फ्रेंच सेटलमेंट इन बंगाल, बहुत स्टेटमेंट सही है, ये भी वहाँ पर भी वो लागू थे, 1947 के बाद भी पड़े हुए थे। तीसरा, माहे और कोरैकल फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। माहे मतलब केरल,
और कोरई कनाल मतलब तमिलनाडु। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन में अवेलेबल है 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक, तो पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे, करई कनाल, ये सब उन्हीं की बस्तियां हुआ करती थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि कोरई कनाल और माहे तो पौंडीचेरी का ही पार्ट है। नेक्स्ट 24, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के संदर्भ में। तो गवर्नर था बड़ा फेमस पुर्तगाली इसका फ्रांसीसियों का, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, उसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ही एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन इन इंडियन। तो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने की जो पहली शुरुआत की थी कर्नाटक के लड़ाई से, कर्नाटक के क्षेत्र से, वो यही था। कौन? डुप्ले ही था। दूसरा, वह स्थानीय उत्तराधिकार विवाद में शामिल हुआ। तो इंटरनल जो मैटर थे वो स्थानीय उत्तराधिकार का ही था, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डुप्ले भारत में पहला फ्रांसीसी गवर्नर था। डुप्ले भारत का फ्रांसीसी पहला गवर्नर तो नहीं था, ये बहुत बाद में आया था, 1742 के आसपास आया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है और तीसरा जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजों की सफलता के प्रारंभिक कारणों में शामिल थे। द इनिशियल रीजन फॉर द ब्रिटिश सक्सेस इंक्लूडेड। तो शुरुआत में जो अंग्रेजों की सफलता मिली उससे क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या कारण थे। तो पहला, बेहतर समुद्री तकनीक। ठीक है, सुपीरियर मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, ये तो उनके पास था, तभी तो बड़े बड़े जहाज लेकर के आए थे इतने दूर से। दूसरा, धार्मिक सहिष्णुता की नीति। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, कोई ऐसी सहिष्णुता की नीति उन्होंने दिखाई नहीं थी। तीसरा, भारतीय शासकों की आपसी प्रतिस्पर्धा, म्यूचुअल कंपटीशन अमंग इंडियन। तो भारत में अंग्रेजों को राज करने के लिए सबसे अच्छा मौका तब मिला जब भारतीय आपस में, राजा आपस में लड़ने लगे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कारण था। तो 2 इसमें से कारण सही हैं और बीच वाला जो है सेकंड वो करेक्ट नहीं है। तो केवल 1 और 3 इसमें करेक्ट है, डी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर आप डी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में फ्रांसीसी असफलता के कारणों में शामिल थे। कॉजेस ऑफ फ्रांच फेलियर इन इंडिया इंक्लूडेड। तो भारत में फ्रांसीसियों की असफलता कारण पूछा है। पहला, सीमित नौसैनिक शक्ति, बिल्कुल सही। कमजोर आर्थिक आधार, घाटे की कंपनी होना, क्योंकि वो सरकारी कंपनी थी, ये भी क्या थी? एक सरकारी कंपनी थी। और तीसरा, फ्रांस की यूरोपियन समस्याएं। फ्रांस आपस खुद ही यूरोप में उलझा हुआ था, जिसका फर्क पड़ता था खुद यहाँ के अलग अलग उसी कॉलोनीज में। तो यहाँ पर 26 में तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3 तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में डेनमार्क के आगमन के संदर्भ में। डेनमार्क कंपनी जो डेनिश कंपनी थी, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में। तो इस कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। दी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1616। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, 1616 में ही हुई थी। दूसरा, डेनमार्क का प्रमुख केंद्र ट्रैंकोबार था। डेनमार्क्स मेन सेंटर वॉज ट्रैंकोबार। कहां पर? तमिलनाडु में। स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा, ये वॉन्डीवास में अंग्रेजों से हार गए थे। अब ये वॉन्डीवास में अंग्रेजों से हारे थे क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो लगभग 1745 के आसपास, 1745 के आसपास ब्रिटिशर्स को अपना सारा माल बेच करके वापस चले गए थे। तो यहाँ पे वॉन्डीवास की जो हार है वो तो बेसिकली फ्रांसीसियों से जुड़ी हुई है, 1760-61 के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, ये ऑप्शन में अवेलेबल है, 1 और 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में ये ऑप्शन सही है, 1 और 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ट्रैंकोबार के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ट्रैंकोबार के संदर्भ में सही स्टेटमेंट क्या है। इट वॉज एन इंग्लिश सेंटर, इट वॉज अ मेजर डच पोर्ट, इट वॉज अ डेनिश सेटलमेंट, इट वॉज द कैपिटल ऑफ द फ्रांस। तो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट सही होगा, बी वाला, क्योंकि ये किसकी बस्ती थी? ये डेनमार्क की बस्ती थी, जो कि है ना उनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको विचार करना है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। पहला, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन 1664, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इसकी स्थापना कोलबर्ट के प्रयास से हुई थी। कोलबर्ट कौन था? ये लुई जो था, लुई या लुइस, जो वहां का राजा था, किंग लुइस, उसका प्रधानमंत्री था। कौन? कोलबर्ट। तो कोलबर्ट एक प्रधानमंत्री था, सरकारी व्यक्ति था। तो इसकी स्थापना कोलबर्ट के प्रयास से हुई, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसका प्रारंभिक उद्देश्य भारत में राजनीति को स्थापित करना था। तो राजनीति का इसका कोई उद्देश्य शुरुआत में तो नहीं था, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो 1 और 2 सही है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस 1760 वॉज दैट। वॉन्डिवॉस 1760 के युद्ध का महत्व क्या था? तो 1760 के जो वॉन्डिवॉस युद्ध हुआ था वहां पर हुआ क्या था? इसमें मुगल सेना पराजित हुई थी। द मुगल्स आर्मी वॉज डिफीटेड इन इट, गलत। द ब्रिटिश डिसाइसिवली डिफीटेड द फ्रेंच इन इट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द पोर्तुगीज, गलत है। पोर्तुगीज कब हारे थे? 1612 में। कौन से बैटल में? बैटल ऑफ सूरत के पास एक बैटल हुआ था, स्वाली होल नामक जगह पर, ये एक जल युद्ध था। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। और डी, इट एंड डच पावर, तो डच यहां पे खत्म नहीं हुए थे, जो तो बेदरा वाला लड़ाई था। ठीक है, तो यहां पर एक ही स्टेटमेंट सही है, बी वाला। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया था। ये तृतीय आंग्ल फ्रांस युद्ध का पार्ट था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में आंसर आ जाएगा बी, है ना। चलिए, तो यहां पर आज हमने यूरोपियन आगमन के संदर्भ में 30 प्रश्नों पर 30 सवालों पर जो है चर्चा करी। और निश्चित रूप में हमें लगता है कि ये आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होंगे। और बस आज के लिए फिर इतना ही। अगले सेगमेंट में हम ब्रिटिशर्स के कुछ अन्य पॉलिसीज और अन्य चीज़ों के साथ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।